तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन अपने सोड इंटेंट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो बार बार फेल हो रहा था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले अपने सोड पोस्चर को ठीक करेगा और उसके बाद ही वो इसे और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएगा। मगर उससे पहले ही उसे डायू डायनेस्टी जाना था, क्योंकि युआनचू माउंटेन के मास्टर किनवू ने उसे एक टास्क दिया था, इसीलिए उसे फौरन से अब डायू डायनेस्टी वहां जाना ही था। और जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस डायू आइलैंड को टू रियलम आइलैंड कहा जाता है। और फिर अगले सीन में हमें युआनचू माउंटेन के मास्टर को दिखाया जाता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो लेटर उसे एक लड़की ने भेजा था। उस लड़की ने बताया था कि मेंग चुआन को मारने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी जा रही है और मुझे लगता है कि मेंग चुआन यहाँ पे अकेला ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, उसे हेल्प चाहिए होगी। इतने में वहां पर उसे एक और लेडी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मास्टर हमें अपना 100 ईयर प्लान यहाँ पर यूज करना होगा। मगर वहां मौजूद दूसरा बंदा कहता है कि लेडी फेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर डीमंस वहां पर अटैक कर रहे हैं तो क्या तुम उनकी बातों पे इतनी आसानी से यकीन कर लोगी? और अगर डीमंस तुम्हें ये कहें कि जाओ और कीड़े मकोड़े खाओ तो क्या तुम वो खाना शुरू कर दोगी? तुम्हें कब से डीमंस की बात पे यकीन होने लगा है? मगर वहां पे दूसरी पेंटिंग होती है जिसमें एक मास्टर ज़ेनवू होता है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम देखो और इंतजार करो, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मगर वहां पे मौजूद एक तीसरी पेंटिंग में से एक तीसरा मास्टर कहता है कि अगर वाकई में डीमंस को ऐसा ऑर्डर इशू करते हैं तो मेंग चुआन एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। मेरे ख्याल से हमें फेंग को उसकी हेल्प के लिए भेजना चाहिए। मगर मास्टर किनवू कहता है कि फेंग के लिए मैंने एक और टास्क रखा हुआ है, इसलिए उसे वहां जाना होगा। जो नए डिसाइपल्स आए हैं उनमें से कौन है जो कि उसकी मदद कर सकता है? क्या वो रेडी है? इतने में वहां पे एक जूनियर मास्टर आता है और वो मास्टर किनवू को बताता है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं वो सारे के सारे अभी ग्रेट सन फेस रियलम में है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो लोग रेडी होंगे। तो फिर ये सुनकर मास्टर किनवू कहता है कि तो फिर जूली के बारे में क्या कहते हो, क्या वो इसके लिए रेडी है? तो वो मास्टर कहता है कि सच बताऊं तो मुझे उस लड़की से बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है वो लड़की इसके लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उसने अपनी अवेकनिंग कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर वो दोनों ही ज़ेनवू मास्टर और दूसरी लेडी आपस में उस पेंटिंग के पीछे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर मास्टर किनवू को थोड़ी सी परेशानी होती है। मगर वो जूली के बारे में कहता है कि अब तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि मेंग चुआन को तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का टाइम हो चुका होता है और बहुत तेज लाइटनिंग गिर रही होती है और उसके साथ बारिश भी हो रही थी। और यहाँ पर यान वुई वो एक गुफा के अंदर बैठकर आग जलाकर खाना पकाने का इंतजाम कर रहा था और दूसरी तरफ वो डोंग के ऊपर देखता है। तो फिर यान वुई कहता है लगता है तुम्हारा मास्टर न्यू टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन वो उस लाइटनिंग के साथ अपनी न्यू सोड इंटेंट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी स्पीड वो लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा फास्ट बन जाए। और हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपनी ऑटम लीफ टेक्निक को भी यूज करता है, मगर क्योंकि उसकी स्पीड अभी भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी जितनी के उसकी होनी चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी सोड स्केप टेक्निक को भी यूज करने की कोशिश करता है। पर वो कहता है कि मेरी सोड स्केप टेक्निक वो स्मूथ तो है मगर फास्ट नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से फ्लैशबैक में उसी ओल्ड पैलेस वाली जगह को देखता है जहां पे वो सोड मास्टर मौजूद था। वो उस सोड मास्टर के सामने अजूर मिस्ट्री रेन टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे लगा था कि शायद ये टेक्निक पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी है। पर उसका मास्टर उसे मारते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस टेक्निक को तुम मिस्ट्री रेन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी इस अटैक में स्ट्रेंथ तो बिल्कुल है ही नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था अपनी 30% स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करो, मगर तुम्हें जो बात समझ में आई है वो बस यही आई है कि अपनी पूरी एनर्जी सोड में चार्ज करनी है और बस दे मारनी है। यहाँ पर तुम इस सेकंड टेक्निक को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। तो मेंग चुआन कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि मिस्ट्री रेन ज्यादा ताकतवर टेक्निक है? जिस पर वो मास्टर कहता है कि मेरे सोड हार्ट टेक्निक में से मेरी टोटल 13 सोड इंटेंट टेक्निक्स में से तुमने अभी सिर्फ एक ही सीखी है और दूसरी वाली में तुम अभी भी अटके हुए हो, जबकि तुम्हें पूरा 1 महीना होने वाला है और अभी तक तुमने मुझे कोई खास ग्रोथ भी नहीं दिखाई है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट आ रही है। पता नहीं तुम इस सेकंड टेक्निक को सीखने में और कितना ज्यादा लंबा टाइम लगाने वाले हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ फास्ट सोड टेक्निक है। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन फौरन से
अपने माइंड स्पेस में वापस चला जाता है और कहता है कि मेरी इस थंडर गॉडिफाइड बॉडी ने अभी तक कोई प्रोग्रेस हासिल क्यों नहीं की है। वो अपने माइंड स्पेस के अंदर उस गॉड बॉडी को एक पत्थर मारता है मगर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और मेंगचुआन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ग्रेट सन फेस रियलम को भी अवेकन कर लिया है मगर अभी तक मैं अपनी गॉडिफाइड बॉडी को अवेकन क्यों नहीं कर पा रहा। ये कहने के बाद वो देखता है कि वो जायंट थंडर गॉड बॉडी अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जिसके बाद वो दोबारा से एक पत्थर उठाकर उसे मारता है और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मेंगचुआन कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड निकालता है और जैसे ही उस थंडर गॉड बॉडी की तरफ आगे बढ़ता है तो अचानक से वो थंडर गॉड अपनी आंखें खोलता है और मेंगचुआन से कहता है तुमने अभी भी थंडर गॉड पावर को सही से नहीं समझा है। ये कहने के बाद वो मेंगचुआन को पीछे हटा देता है और उसके ऊपर एक के बाद एक लाइटनिंग अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखते ही मेंगचुआन खुद को बचाने की कोशिश करता है और वो थंडर गॉड उससे कहता है कि थंडर असल में यिन यांग से बनी है और यिन यांग ये हर एक चीज को और यिन यांग हर एक चीज को कमांड करती है। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि मेंगचुआन उन लाइटनिंग थंडर अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और कुछ लाइटनिंग उसकी सोर्ड से आकर टकराती है तो वो सोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखते ही मेंगचुआन फौरन से उस लाइटनिंग सोर्ड को अपनी नाम में वापस डालता है, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड स्कैप टेक्निक को यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और उसे पता चल जाता है उसकी स्ट्रेंथ वो बिल्कुल पीक पे आ चुकी है। और जैसे ही वो उस टेक्निक को यूज करता है तो पानी में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पता चल गया था कि मोशन का यह अटैक कितना इंपैक्टफुल है। यहाँ पर ज़ुआंग शेन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम अभी इस लेवल में हो कि तुम किसी भी डीमन के साथ फाइट कर सकते हो। अगर तुमने अपनी गॉडिफाइड बॉडी को अवेकन ना भी किया हो तो भी तुम अभी भी इतने ताकतवर हो कि तुम किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। चाहे कोई 4th लेवल का डीमन किंग ही तुम्हारा मुकाबला क्यों ना करे, वो भी तुम्हें नहीं मार सकता। तो फिर मेंगचुआन कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर तुम डीमन मार्शल के बारे में क्या कहते हो। इतने में हमें फिर से उसी डीमन मार्शल किंग को दिखाया जाता है जिसके साथ मेंगचुआन और यान वुई ने फाइट की थी। वो लोग उस मार्शल डीमन से फाइट करते हुए तकरीबन मारे जाने वाले थे, सिर्फ एक लड़के की हेल्प की वजह से वो अपनी जान बचा पाए थे। और मेंगचुआन ज़ुआंग शेन को बताता है कि अगर मेरे सामने दोबारा से कोई डीमन मार्शल आ जाता है तो मेरे ख्याल से मेरी स्ट्रेंथ उससे लड़ने के लिए काफी नहीं है। और हमें बताया जाता है कि मेंगचुआन को गॉडिफाइड बॉडी अचीव किए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और वो अब डायू डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन ने यहाँ पर अपना गेटअप चेंज कर लिया है और यान वुई वो बार बार उसे देख रहा था, जिस पर मेंगचुआन थोड़ा सा हैरान होता है कि ये मुझे देख क्यों रहा है। वो पीछे पलटता है तो यान वुई अभी भी उसे देख रहा था, जिस पर मेंगचुआन कहता है आखिर तुम इस तरह घूर कर देख क्यों रहे हो। तो यान वुई कहता है कि ये न्यू ड्रेस तुम्हारे लिए जूली ने बनाई है या फिर तुम उस पहले वाली ड्रेस से तंग आ चुके हो। ये सुनकर मेंगचुआन उसे जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहता है मेरी ये न्यू ड्रेस ये तो मुझे मेरी वाइफ ने दी है, तुम्हें भी इस तरह की ड्रेस चाहिए तो जाकर तुम भी शादी कर लो या फिर मेरे पीछे पीछे चलते रहो। हमें कोई जगह ढूंढनी होगी जहां पर जाकर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सके। ये कहने के बाद वो लोग माउंटेन से नीचे एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है और एक लेडी उन लोगों के लिए जो खाना लेकर आती है उस खाने के ऊपर कीड़े मकोड़े यहाँ वहां रेंग रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि ये चीज खाना है, इसे कैसे खा सकते हैं। ये देखते ही वो लेडी फौरन से एक शेल उठाती है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकालकर खा जाती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि इसे इस तरह खाया जाता है। मगर उन लोगों को वो खाना देखकर ही उल्टी आने लगती है, जिसके बाद मेंगचुआन कहता है कि क्या हमें इसमें डिप करने के लिए कोई सूप वगैरह नहीं मिलेगा। तो वो लेडी फौरन से उसे एक सूप का कप भी पकड़ा देती है। उस सूप का कलर देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि ये किस तरह का सूप है। ये दिखने में तो ग्रीन कलर का है मगर इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी है। इतने में मेंगचुआन थोड़ा सा सूप उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद यान वुई उसे टेस्ट करता है तो उसकी जबान जलती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से पानी दो वरना मैं जान से मर जाऊंगा। वो चिल्लाता है और फिर मेंगचुआन उसे पानी पिलाता है और कहता है कि इस तरह चिल्लाओ तो मत, कम से कम हम युआनचू माउंटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, यहाँ पे हमारी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। मगर वहाँ पे हमें कुछ और सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है, वो सीधा उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और
अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसे पैरों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है। वो पैरों को खुजाता है और फिर उन पैरों की स्मेल सूंघकर देखता है और उसके सामने कुछ बच्चे खाना खा रहे होते हैं। वो बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे और बहुत ही तेजी से खाना खा रहे थे और इतने में एक बच्चा फिर उस वॉरियर से कहता है कि ब्रदर अर्गो, क्या हमें खाने के लिए कुछ और चीजें मिलेंगी? जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें और भी खाना चाहिए? क्यों ना मैं तुम्हें खाने की जगह एक अच्छा सा बॉडी स्लैम दे दूं। ये कहने के साथ वो उसे बॉडी स्लैम देने की बजाय खुद ही नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि उसके पीछे तो कुछ सोल्जर्स खड़े हुए हैं और एक लड़की भी है। उसे देखते ही वो फौरन से उठ बैठता है और कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ करना, आप आ जाइए, आकर बैठ जाइए। ये सुनते ही वो लड़की उस टेबल पर आकर अपनी सोड रखती है और बैठकर उन लड़कों को देखती है और फिर उस वॉरियर से कहती है, क्या सारे लड़के यही हैं? तो वो बंदा कहता है कि जी जी, ये बिल्कुल वही हैं, आप देखिए तो सही। ये कहने के साथ वो उन बच्चों का मुंह उस लड़की की तरफ करता है और इतने में एक बच्चा कुछ कहने की कोशिश करता है तो ज़ुआर्गो वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि फिलहाल कुछ मत कहना। इतने में अचानक मेंगचुआन वो झांक कर देखता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ बच्चे हैं और उन लोगों ने उन बच्चों का मुंह पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो उन बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। जिसके बाद वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो वॉरियर उन बच्चों को देखने के लिए अच्छी तरह से एनालाइज करता है और फिर वो उस लेडी को बताता है कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और इन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं। और वो लड़की ज़ुआर्गो से कहती है कि इस मर्तबा तुमने काफी बच्चे डिलीवर किए हैं, तुम्हारा काम इस मर्तबा काफी अच्छा हुआ है, इसीलिए 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें और भी कुछ मिलने वाला है। वो सप्लाई तुम्हें अब अपने काम के लिए यूज करनी होगी। इतना कहने के साथ वो उन सारे बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहती है तो वहां मौजूद वॉरियर्स वो उन बच्चों को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। और ज़ुआर्गो उनसे जाते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना और खाना ठीक से खाते रहना। मगर यानवुई और मेंगचुआन जब वो उन बच्चों को जाते हुए देखते हैं तो एक बंदा तो फौरन से उन वॉरियर्स का पीछा करता है और दूसरा उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और ज़ुआर्गो से कहता है, तुमने इन बच्चों को इतनी आसानी से बेच दिया। ज़ुआर्गो जैसे ही पीछे पड़ता है तो मेंगचुआन की किक उसके बिल्कुल पास आ पहुंची थी। ये देखते ही वो अपने शॉवल के जरिए उस अटैक को रोकता है मगर मेंगचुआन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद मेंगचुआन अपनी स्पीड की वजह से उस पर बार बार अटैक करता है और ज़ुआर्गो बड़ी ही मुश्किल के साथ उन अटैक्स को रोक रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यानवुई उन सोल्जर्स को रोकने के लिए और उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए वहां अलग जगह पहुंच जाता है और उस लड़की के साथ जाकर फाइट करने की कोशिश करता है। ये देखते ही वो लड़की उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे दूरी बनाती है और फौरन से अपनी गॉडिफाइड बॉडी को समन करती है। तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक अलग तरह की स्पिरिट गॉड बॉडी होती है। ये देखकर यानवुई कहता है, अच्छा तो तुम गॉड फॉर्म को भी अवेकन कर सकती हो। वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है तो वो लड़की कहती है, जरूर तुम स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हो, मुझे बताओ कि शु फेंग वो तुम्हारा क्या लगता है। जबकि यहाँ पर मेंगचुआन वो उस ज़ुआर्गो के साथ फाइट कर रहा होता है तो अभी तक वो उसे हरा नहीं पाया था। उसका डूम मैन बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मेंगचुआन का अटैक भी उसे नहीं तोड़ पाता। मगर वो मेंगचुआन की तरफ थोड़ी सी मट्टी थ्रो करता है, जिसकी वजह से मेंगचुआन को खांसी हो जाती है और वो बंदा अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी अर्थ पावर के जरिए बड़े बड़े शावर्स क्रिएट कर लेता है। ये देखकर मेंगचुआन कहता है, आखिर ये किस तरह की अजीब सी टेक्निक्स यूज कर रहा है। वो फौरन से लाइटनिंग स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है और उन सारे के सारे शावर्स को डॉज करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। और ज़ुआर्गो कहता है, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। तो मेंगचुआन कहता है, तुम अब भी खुद को जेंटलमैन कह रहे हो जबकि तुम बच्चों को बेच रहे थे। मगर ज़ुआर्गो कहता है, मुझे मत बताओ कि सही क्या है और बुरा क्या है। ये कहने के साथ वो मेंगचुआन पर दोबारा से अर्थ स्टोन्स थ्रो करता है। मेंगचुआन उन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि ये लड़का सच में काफी स्किलफुल है, इसका रियलम अभी सिर्फ और सिर्फ कोर कंडेंसिंग रियलम है, मगर उसके बावजूद भी ये सन गॉड फेस रियलम को मैच कर पा रहा है। मेंगचुआन ने इस बंदे से पंगा लेकर गलती कर दी थी, क्योंकि अभी सिर्फ कोर कंडेंसिंग रियलम में होने के बावजूद भी वो गॉड रियलम को टक्कर दे पा रहा था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि मेंगचुआन खुद भी सरप्राइज होता है। पर क्योंकि मेंगचुआन के पास लाइटनिंग स्पीड होती है तो लाइटनिंग स्पीड की वजह से वो एडवांटेज ले पा रहा था। और ज़ुआंगशेन उससे कहता है कि मेंगचुआन
इस लड़के की पावर्स को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये लड़का अपनी पावर्स अर्थ से ले रहा है। और अगर मेरा गेस गलत नहीं है तो यहाँ पर जमीन के नीचे एक अर्थ ड्रैगन वेन मौजूद हो सकती है और उस ड्रैगन वेन की वजह से ही ये लड़का अपनी पावर्स को इस तरह यूज कर पा रहा है। और यहाँ पर जाओ अर्गो से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या पता कि मैं क्या हूँ, मैं हमेशा से राइटियस पाथ के लिए ही काम करता हूँ और मैं एक हैंडसम गाय हूँ और शायद तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं और दोबारा से एक दूसरे पर अपने वेपन से वार करते हैं। तो मेंग चुआन उसे डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है और ज़ुआंगशेन से कहता है कि वो अर्थ वेन कहाँ पर है। यहाँ पर अर्गो उसके अटैक को रोके हुए होता है और ज़ुआंगशेन बता रहा था कि ये ड्रैगन वेन यहाँ पे रिवर एंड माउंटेन्स के जरिए यहाँ लोगों को अपनी पावर्स प्रोवाइड करती है। मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अर्थ वेन इस पूरे के पूरे आइलैंड में फैली हुई है और शायद ये यहाँ के लोगों के लिए एक खुशकिस्मती की बात है। दूसरी तरफ वो वॉरियर अपने शॉवल के जरिए मेंग चुआन को मारने की कोशिश करता है तो मेंग चुआन फिर से अपनी स्पीड के जरिए भाग जाता है और उसके पीछे जाते ही उसे एक किक मारकर हवा में ऊपर उछाल देता है। और ज़ुआंगशेन कहता है कि अगर ये लड़का ड्रैगन वेन को कंट्रोल कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं होगा, इसीलिए इसे मारना मत। ये सुनकर मेंग चुआन कहता है ठीक है, सही टाइम पे तुमने मुझे ये बात बता दी है कि उसे मारना नहीं है, मगर ये टाइम अपनी न्यू स्वॉर्ड टेक्निक को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। वो अपने स्वॉर्ड इन 10 टेक्निक की फर्स्ट स्टाइल को यहाँ पर यूज करते हुए पलक झपकते ही इतना ताकतवर अटैक करता है कि उसे एक अटैक की वजह से ज़ू अर्गो को पता भी नहीं चलता और वो अटैक उसकी बॉडी पर जोर से आकर हिट भी कर जाता है, जिससे वो बुरी तरह से हर्ट होता है और जमीन पर गिर जाता है। और उसे अपने मास्टर की बताई हुई बात भी याद आती है कि उसने अपनी 30% पावर्स को होल्ड बैक भी करना है। मगर उसे अब फील हो रहा था कि जैसे उसका ये स्वॉर्ड स्टाइल उसके थंडर स्वॉर्ड स्टाइल के मुकाबले में ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इस स्वॉर्ड स्टाइल में उसका स्वॉर्ड पर पूरा कंट्रोल भी रहता है। यहाँ पर ज़ू अर्गो जैसे ही वो उठता है तो वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम बस वेट करो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मगर मेंग चुआन वो ज़ू अर्गो से कहता है शुक्र करो कि मैंने तुम पर तरस खाया है, तभी तुम जिंदा हो। मगर अचानक से वो बच्चे पीछे आकर मेंग चुआन से लिपट जाते हैं और उसे कोई भी अटैक करने नहीं देते और ज़ू अर्गो से कहते हैं कि वहां से भाग जाओ। ये देखकर मेंग चुआन खुद भी सरप्राइज होता है। इतने में यानवुई आता है और वो कहता है कि मेंग चुआन लगता है हमें कोई गलतफहमी हुई है। और फिर ज़ू अर्गो उन लोगों को बताता है कि हम कुछ बच्चों के बदले में पूरे एक महीने की सप्लाई लेते हैं। और वो जनरल लड़की भी उन लोगों को बताती है कि हमारा विंड स्नो पास वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये बात अब यानवुई और मेंग चुआन को समझ में आ जाती है कि वो लोग ग्रेट ज़ू डायनेस्टी से अपने खाने पीने की चीजें मंगवाने के लिए इन बच्चों को सप्लाई करते हैं। मगर वो लड़की उन लोगों को बताती है कि असल में ये हमारा ग्रेट माइग्रेशन प्लान है, हम यहाँ की सारी आबादी को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। और मास्टर किन्वू का ही ये प्लान था कि हम लोग इस ट्रेडिंग के जरिए ही यहाँ के लोगों को जितना जल्दी हो सके इस डायू आइलैंड से निकाल सके, क्योंकि डायू आइलैंड अब बहुत जल्द एक बहुत बड़ी बैटल फील्ड ग्राउंड बनने वाला है, क्योंकि डायू आइलैंड अब एक बहुत बड़े बैटल ग्राउंड के लिए यूज होने वाला है। तो ग्रेट माइग्रेशन प्लान का सुनकर यानवुई को भी हैरानी होती है कि ऐसा प्लान आखिर कौन बना सकता है। मगर मेंग चुआन कहता है कि अगर सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे तो फिर डायू डायनेस्टी का क्या बनेगा। और यहाँ पे ज़ू अर्गो वो उन बच्चों को दोबारा से उसी कैरेज के अंदर बिठाता है और उन्हें वहां से दोबारा से ज़ू डायनेस्टी जाने के लिए कहता है। और वो लड़के उन्हें बता रही होती है कि वैसे भी डायू डायनेस्टी में अब डायू डायनेस्टी जैसा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि डायू डायनेस्टी का रॉयल कैपिटल वो बहुत पहले ही कोलैप्स कर चुका है। ये सुनकर मेंग चुआन और यानवुई भी हैरान हो जाते हैं कि डायू कैपिटल ये कब फेल हुआ। जिस पर वो लड़की कहती है लगता है शायद तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तब की बात है जब डायू डायनेस्टी के कैपिटल के ऊपर एक स्पेस टाइम रिफ्ट ओपन हुई थी। एक डीमन मार्शल शियान लियू वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पे टूट पड़ा था। उन लोगों ने रातों रात ही पूरे के पूरे कैपिटल को तबाह बर्बाद कर दिया। वैसे भी डायू डायनेस्टी में वैसा भी डायू डायनेस्टी जैसा कुछ था ही नहीं, वो बस नाम की डायू डायनेस्टी रह गई थी। ये बात सुनकर मेंग चुआन कहता है सोचा भी नहीं था कि डायू डायनेस्टी का ये हाल होगा। मगर वो लड़की फौरन से अपने घोड़े के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि लॉर्ड ट्रेवलर गार्डियन, मैं नहीं जानती कि मास्टर तुम पे इतना भरोसा कैसे करते हैं। उन्होंने तुम्हें लाइन फोर्समेंट एल्डर के तौर पर क्यों चुना
करना है और यहाँ पे तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये टू रियलम आइलैंड है और ये आपके कल्टीवेशन रियलम के हिसाब से काफी खतरनाक है और सिर्फ तुम 2 लोग हो और दोनों अपना मिशन इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ना ही डायू डायनेस्टी को बचाना तुम लोगों के बस की बात है। तो मेंगचुआन कहता है अगर इसे बचाना पॉसिबल नहीं है तो हम इसे बचाएंगे भी नहीं, बस हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, वाइन पियेंगे और अपने मरने का इंतजार करेंगे। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है क्योंकि इस तरह का जवाब उसे एक इंसल्ट की तरफ फील होने लगा था, जिस पर वो कहती है मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और ज़ू आर्गो उन लोगों से कह रहा होता है कि प्लीज इन बच्चों का ख्याल रखना और वो बच्चों से भी कहता है कि तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा और खाना बिल्कुल टाइम पे खाते रहना। और मेंगचुआन कहता है कि चलो अब हम लोग ब्लैक सैंड रियलम की तरफ चलते हैं क्योंकि सांगयुआन रियलम की 3 डायनेस्टीज वो बिल्कुल परफेक्टली अपने रियल शेप में मौजूद हैं और इसे लग रहा है कि जैसे हजारों सालों से उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। और यानवी भी कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि डायू डायनेस्टी इस तरह खंडर बन जाएगी। मगर यहाँ पे ज़ू आर्गो उन लोगों से कहता है कि तुम नहीं जानते मैं डायू डायनेस्टी को बचाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तुम लोग नहीं जानते मेरी मदर ने मुझे बताया था जब मैं पैदा हुआ था तो एक डिवाइन गॉड आया था और उसने मेरी पीठ पर कुछ वर्ड्स लिखे थे और उसके बाद से ही मेरे एल्डर्स मुझे बताते हैं कि मेरी डेस्टिनी यही है। इतना कहने के साथ वो उन्हें अपनी पीठ पे लिखे हुए वो वर्ड्स दिखाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग ये पढ़ पा रहे हो ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैं डायू डायनेस्टी का सेवियर हूँ। तुम लोग एक एक वर्ड को अच्छी तरह से स्पेल कर सकते हो। ऊपर डायू डायनेस्टी लिखा है, नीचे उसका सेवियर। ये देखकर मेंगचुआन अपनी सोर्ड निकालता है तो वो लड़का कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो मेंगचुआन कहता है कि तुम्हारी पीठ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं शायद ये कंप्लीट नहीं है, चलो मैं इन्हें कंप्लीट कर देता हूँ और इस तरह तुम डायू डायनेस्टी को बचा लोगे। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस लड़के को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं और अपने उस गधे के साथ एक कार्ट को बांध देते हैं। इस तरह वो तीनों अब एक साथ ही बराबर स्पीड के साथ ट्रेवल कर पा रहे थे और उन्हें एनर्जी भी खर्च करनी नहीं पड़ रही थी। मगर ज़ू आर्गो वो उन लोगों को बताता है कि हम लोग अब भी अपने डायू डायनेस्टी को बचा सकते हैं क्योंकि हमारे स्टेट परसेप्टर ने मरने से पहले ही डायू डायनेस्टी की ड्रैगन वेन की पावर को यूज करते हुए रॉयल कैपिटल को पूरी तरह से सील कर दिया था और xiangliu और उसके बाकी के डीमंस वो सारे के सारे उस सील के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और दोबारा से अब वहां से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते। बस एक मर्तबा मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को अचीव कर लूं, उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को लेकर सीधा कैपिटल पर जाऊंगा और सारे के सारे डीमंस को धो डालूंगा और डीमन मार्शल xiangliu वो तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये कहने के साथ वो अपनी चप्पल उतारता है और उन लोगों की तरफ करते हुए कहता है कि देख लेना वो दिन होगा जब पूरा डायू मेरे गुण गा रहा होगा और सब लोग मेरी तारीफें कर रहे होंगे। मगर फिलहाल तो उसके चप्पल से आने वाली बदबू से वो लोग परेशान थे और वो कार्ट अचानक एक पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से ज़ू आर्गो नीचे गिर जाता है और वो यानवी से कहता है कि प्लीज ब्रदर मुझे हाथ तो दो। तो यानवी फिर उसे उस कार्ट पे ऊपर खींच लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो मेंगचुआन और यानवी को सीधा एक डायू डायनेस्टी के पोर्ट की तरफ लेकर आता है और उन्हें कहता है कि ये हमारा नेवी पोर्ट है। जिसके बाद वो एक लीवर खींचता है तो एक टावर उन्हें एक लिफ्ट की तरह नीचे ले आता है और मेंगचुआन और यानवी से कहता है ये जगह तुम्हें कैसी लगी, मैं जानता हूँ तुम इसे देखकर काफी सरप्राइज होगे। इसे नानयांग पोर्ट कहते हैं और ये डायू डायनेस्टी का सबसे बड़ा पोर्ट है और वो उस पोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा मिस्टी फोग वाल उन्हें दिखाते हुए कहता है कि यही वो सील है जो कि ड्रैगन वेन के जरिए बनाई गई है और डीमंस जो कि उसके अंदर फंस चुके हैं वो कभी भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस पर मेंगचुआन कहता है क्या वाकई में ऐसा होगा। तो ज़ू आर्गो कहता है कि ये ड्रैगन वेन है मुन्ना, इसे हल्के में मत लेना, यही तो है जो कि हमारी डायू डायनेस्टी की फाउंडेशन है और हमें डीमन के अगेंस्ट खड़े होने की पावर देती है। इतने में यानवी कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है। जब वो लोग पानी की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे डीमंस वो पानी के रास्ते उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर तो अब ज़ू आर्गो की भी हवा निकल गई थी और मेंगचुआन कहता है क्या ये सब उस सील से बाहर निकल आए हैं। इतने में वहां पर कुछ फ्लाइंग डीमंस भी आना शुरू हो जाते हैं जिस पर ज़ू आर्गो हक्का बक्का खड़ा होता है और कहता है कि लगता है वहां पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है और हमें मेंगचुआन की आवाज
सुनाई देती है वो जू अर्गू से कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मदद के लिए हम आ गए हैं। ये कहने के साथ वो दोनों लड़ने को निकल पड़ते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।